दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। जहां हम आपको इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर उस जादुई युग में ले चलते हैं जब राजाओं का वैभव आसमान को छूता था। उनके महलों की शान आंखों को चकाचौंध कर देती थी और उनकी कहानियों का जादू लोगों के दिलों पर राज करता था। आज की हमारी कहानी हमें ले जाएगी एक ऐसे समृद्ध और विशाल राज्य में जिसका हर कोना समृद्धि की चमक से दमकता था। इस राज्य के राजा का नाम था श्रीवर्मा, एक ऐसा शासक जो अपनी प्रजा से इतना प्रेम करता था कि लोग उसे राजा नहीं बल्कि अपने रक्षक देवता की तरह मानते थे। पर दोस्तों, उसकी इस सुनहरी दुनिया में एक ऐसी चीज थी जिसे वो अपने ताज और राज्य से भी ज्यादा संजो कर रखता था। वो था उसके महल का रहस्यमयी बाग। ये कोई साधारण बाग नहीं था। वहां कदम रखते ही लगता मानो समय थम गया हो और किसी अदृश्य दरवाजे के पीछे कोई जादुई लोक खुल गया हो। और शायद इसी बाग की गहराइयों में वो रहस्य छुपा था। चारों ओर हरी भरी घास, ऊंचे ऊंचे पेड़ और फूलों की कतारें जिनके रंग सूरज की किरणों से भी ज्यादा चमकीले लगते थे। लाल गुलाब, पीले गेंदा, नीले अपराजिता और गुलाबी चमेली, हर फूल अपने रंग से जैसे जीवन की नई तस्वीर रच रहा था। उनकी खुशबू इतनी गहरी थी कि जैसे मन की थकान पल भर में उड़ जाती हो। इस बाग में सिर्फ फूल ही नहीं, फलों के वृक्ष भी थे जो हर मौसम में अपनी मिठास से महक बिखेरते रहते। आम के भारी भरकम पेड़ों पर लटकते रसीले फल, अमरूद की डालियों पर झूलते हरे हरे गूदेदार फल, केले की कतारें और अनार के लाल दानों से भरे फल, सब मिलकर इस बाग को धरती का स्वर्ग बना देते। और यहीं आकर राजा श्रीवर्मा को सबसे अधिक शांति मिलती। जैसे सारी दुनिया की चिंताओं से परे ये बाग उसका सबसे सच्चा मित्र हो। राजा श्रीवर्मा और उनका परिवार जब भी बाग में आते तो आम, अमरूद और अनार का स्वाद तो वे लेते ही थे, लेकिन उनकी नज़र सबसे ज्यादा जिस पेड़ पर जाती वो था उस बाग का सबसे अद्भुत सेब का पेड़। दूर से देखने पर यह किसी साधारण पेड़ जैसा ही लगता था, लेकिन जैसे ही उस पर झूलते फलों पर सूरज की किरण पड़ती, पूरा बाग सोने की सुनहरी आभा में नहा उठता, क्योंकि इस पेड़ पर लगते थे सोने के सेब। हाँ, बिल्कुल असली सोने के सेब। उनकी चमक ऐसी थी कि लगता जैसे किसी ने आसमान से सूरज के टुकड़े तोड़कर डालियों पर टांग दिए हों। राजा के लिए ये पेड़ सिर्फ कीमती नहीं था, बल्कि उनके राज्य की समृद्धि और वैभव का प्रतीक भी था। यही वजह थी कि राजा इस पेड़ की देखभाल में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। उन्हें भली भांति पता था कि सोने का नाम सुनते ही सबसे नेक इंसान के मन में भी लालच की चिंगारी भड़क सकती है। इसलिए जैसे जैसे ये सेब पकने लगते, राजा इनकी सुरक्षा के लिए दिन रात पहरा बिठा देते। बाग के चारों कोनों पर सिपाही मशाले लिए खड़े रहते और पेड़ के पास चौकीदार हर समय चौकस निगाहें जमाए रहते। उनके लिए ये केवल नौकरी नहीं बल्कि राजकीय सम्मान की रक्षा का प्रश्न था। हर सुबह राजा खुद या उनके विश्वसनीय माली इन चमकते सेबों की गिनती करते, और जब भी सब कुछ सुरक्षित मिलता तो राजा गहरी सांस लेकर निश्चिंत हो जाते, मानो वे सोचते हों कि ये चमत्कारी पेड़ और इसके सोने के सेब हमेशा उनके राज्य की खुशहाली का राज बने रहेंगे। लेकिन कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है। उस सुबह जब बाग का माली हमेशा की तरह ताजगी भरी हवा और पंछियों की चहचहाहट के बीच बाग में पहुंचा, उसने अपने रोज के काम की शुरुआत उसी पेड़ पर लगे सोने के सेब गिनने से की। जैसे ही उसने डालियों पर टंगे सुनहरे फलों को गिनना शुरू किया, उसके माथे पर पसीना छलकने लगा। बार बार गिनने के बाद भी नतीजा वही था, एक सेब गायब था। माली की आंखें फैल गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कैसे हो सकता है? वो बुदबुदाया। रात भर मशालें जल रही थीं, पहरेदार अपनी अपनी जगह पर थे, फिर भी किसी ने चुपचाप पेड़ से सोने का फल तोड़ लिया। डर और घबराहट से कांपते हाथों के साथ माली दौड़ पड़ा महल की ओर। दरबार में पहुंचकर हांफते हुए उसने पुकारा, महाराज, महाराज, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। राजा श्रीवर्मा ने भौएं चढ़ाते हुए गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ माली? क्यों इतनी घबराहट में हो? कांपती आवाज और गले में अटकते शब्दों के बीच माली बोला, महाराज, सोने के सेबों में से एक सेब चोरी हो गया है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों में अविश्वास झलक उठा। वे अपनी जगह से उठ खड़े हुए और दृढ़ स्वर में बोले, ये असंभव है। इतनी सख्त निगरानी में कोई कैसे चोरी कर सकता है? हमारे चौकीदार कहाँ थे? माली सिर झुकाकर बोला,
मुझे नहीं पता महाराज, लेकिन मैंने खुद गिनती की है और सच यही है, एक सेब गायब है। राजा का चेहरा कठोर हो गया। वे तुरंत कुछ दरबारियों को साथ लेकर बाग की ओर बढ़े। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचे, उनकी चाल भारी होती गई। स्वर्णिम पेड़ के नीचे खड़े होकर उन्होंने एक एक फल गिनना शुरू किया। गिनती पूरी होने पर सच सामने था। वाकई एक सेब गायब था। राजा का चेहरा चिंता से ढक गया और उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। अगर इतनी कड़ी सुरक्षा में भी चोरी हो सकती है, तो आखिर ये रहस्यमयी चोर कौन है? ये चोरी सिर्फ एक सोने का सेब गायब होने की घटना नहीं थी, बल्कि राजा श्रीवर्मा की पूरी व्यवस्था और उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल था। राजा के चेहरे पर गुस्से और चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं और उन्होंने तत्काल आदेश दिया, राज्य के कोने कोने में ऐलान कर दो, जो भी इस रहस्यमयी चोर का राज खोलेगा, उसे हम इतना बड़ा इनाम देंगे कि उसकी 7 पीढ़ियां भी सुख से जीवन यापन करेंगी। पलक झपकते ही ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य और आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग हैरान थे, कौन इतना दुस्साहसी हो सकता है जिसने राजा के सबसे सुरक्षित बाग से सोने का सेब चुरा लिया? चौकीदारों की नाक के नीचे से हुआ यह कारनामा पूरे राज्य के लिए पहेली बन गया था। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे, पर किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। राजा की चिंता गहरी होती जा रही थी, क्योंकि ये चोरी सिर्फ सोने का मूल्य नहीं था, बल्कि उनके राज्य की सुरक्षा और गर्व पर चोट थी। तभी उनकी निगाह अपने तीनों बेटों पर पड़ी। बड़ा राजकुमार, जो अपने साहस के लिए मशहूर था, मंझला, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, और सबसे छोटा, जिसे लोग अक्सर नासमझ कहकर सभी लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। राजा की चिंता देखकर सबसे बड़े राजकुमार ने आगे कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और उसने ऊंची आवाज में कहा, पिताजी, अब और चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूं ये चोर बड़ा चालाक है, पर मैं इसे पकड़ने की कसम खाता हूं। आज रात मैं खुद उस पेड़ के नीचे पहरा दूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी उस पेड़ के पास फटक भी ना पाए। इस बार एक भी सेब चोरी नहीं होगा। राजा की आंखों में आशा की एक चमक जाग उठी और दरबार में बैठे सभी लोग उस पल को देखते रह गए, जब सबसे बड़ा राजकुमार खुद को इस रहस्य की पहली कड़ी से जोड़ने को तैयार खड़ा था। राजा ने बड़े राजकुमार की आंखों में आत्मविश्वास की चमक देखी और मन ही मन सोचा, शायद यही वो पल है जब उसका साहसी बेटा राज्य की इज्जत बचा लेगा। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, ठीक है पुत्र, आज रात से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। याद रखो, अब ये सिर्फ एक पेड़ की रक्षा नहीं, बल्कि पूरे राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। बड़े राजकुमार ने प्रण किया और उसी रात पूरे जोश और गर्व के साथ बाग में पहुंचा। आसमान में चांद चमक रहा था। उसने सोने के पेड़ के पास अपनी चौकी जमाई और तलवार हाथ में थाम ली। पहली रात का पहर निकला, ठंडी हवा सरसराई और बाग में गहरी खामोशी छा गई। राजकुमार की निगाहें हर आहट पर टिक जातीं। उसका मन हर हल्की सरसराहट को चोर की चाल समझकर चौकस हो उठता। वो खुद से कहता, नहीं, मुझसे वो चोर बच नहीं पाएगा। मगर जैसे जैसे दूसरा पहर आया, नींद ने धीरे धीरे उसकी पलकें भारी करनी शुरू कर दीं। दिन भर की थकान और रात की ठंडी हवा ने मिलकर उसकी चौकसी को ढीला कर दिया। उसने सिर हिलाकर खुद को जगाने की कोशिश की, मगर नींद कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उसकी सारी शपथ, सारी बहादुरी उस नींद के आगे हार गई और पेड़ के नीचे बैठा राजकुमार गहरी नींद में डूब गया। भोर की पहली किरणें जब बाग में फैलीं तो नींद टूटी और राजकुमार चौंक कर उठ बैठा। धड़कते दिल के साथ वो पेड़ की ओर भागा और सेब गिनने लगा। उसकी सांसें थम गईं। एक और सेब गायब था। अब तक कुल 3 सोने के सेब चोरी हो चुके थे। हर रात एक सेब, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने बाग से राज्य की शान को धीरे धीरे चुरा लिया हो। राजकुमार का चेहरा शर्म से झुक गया और भारी कदमों से वो पिता के सामने पहुंचा। उसने कांपती आवाज में कहा, पिताजी, मैं भी असफल रहा। मैं उस चोर को पकड़ नहीं सका। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें चिंता से भर गईं। उनका माथा पसीने से भीग गया। वे सोचने लगे, जब उनके सबसे बहादुर और धैर्यवान बेटे भी हार मान गए, तो इस रहस्यमयी चोर को कौन रोक पाएगा? मंत्री और दरबारी एक दूसरे को देखते रहे, कोई सलाह नहीं दे पाया। सबके चेहरे पर निराशा की परछाई थी, मानो पूरा महल किसी अंधेरी छाया में डूब गया हो। राजा भारी मन से बोले, ये सोने के सेब केवल फल नहीं हैं, ये हमारे राज्य की शान है, हमारी समृद्धि का प्रतीक हैं, और इनका इस तरह चोरी होना हमारे भविष्य के लिए अपशकुन है। तभी उस गहन चुप्पी को एक हल्की लेकिन दृढ़ आवाज ने तोड़ा।
सबकी नजरें घूमकर दरबार के कोने की ओर गईं। वहां सबसे छोटा राजकुमार खड़ा था, वही जिसे अक्सर कमजोर और नासमझ कहकर नजरअंदाज किया जाता था। राजा की निगाहें कठोर थीं। उन्हें हमेशा लगता था कि छोटा बेटा उनके बड़े भाइयों की तरह योग्य नहीं है। लेकिन इस बार छोटे राजकुमार की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था। महल के विशाल दरबार में जहां दीवारों पर मशालों की लौ झिलमिला रही थी और हर चेहरा चिंता में डूबा हुआ था, छोटा राजकुमार संकोच भरे कदमों से अपने पिता राजा के सामने आया और धीमे स्वर में बोला, पिताजी, यदि आप अनुमति दें तो आज रात पहरेदारी का दायित्व मुझे दीजिए। मैं इस रहस्यमयी चोर को पकड़ने का प्रयास करूंगा। उसके शब्द सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो उनकी आंखों में यही सवाल तैर रहा हो कि ये वही राजकुमार है जिसे अब तक बचकाना और नासमझ समझा जाता था। राजा ने जब अपने छोटे पुत्र की ओर देखा तो उनकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। उनके मन में एक तीखा विचार आया, जो कार्य मेरे दो बहादुर और अनुभवी बेटे न कर पाए, वो ये कोमल हृदय और अभूत सा पुत्र कैसे कर सकेगा। राजा का माथा तना, उनकी आवाज कठोर हो गई, क्या कह रहे हो तुम? पहरेदारी करोगे? क्या तुम समझते हो कि ये बच्चों का खेल है? तुम्हारे बड़े भाई जो तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान और साहसी हैं, वे भी पूरी रात जाग न पाए और असफल रहे। तुम क्या कर लोगे? जाओ, अपने कर्तव्यों में लगो। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। उनकी बातों में निराशा ही नहीं बल्कि थोड़ी झुंझलाहट और अपमान भरी भी थी। दरबारियों ने भी राजा की ओर सहमति में सिर हिलाया, मानो ये कह रहे हों कि राजा की बात सही है। लेकिन छोटा राजकुमार, जिसने अपने जीवन में कई बार उपेक्षा और अविश्वास सहा था, इस बार पीछे हटने को तैयार न था। उसने फिर विनती करते हुए कहा, नहीं पिताजी, मैं जानता हूं कि ये कार्य कठिन है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे दोनों भाई असफल हुए, लेकिन कृपया मुझे भी एक अवसर दीजिए। मैं पूरी शक्ति से प्रयत्न करूंगा। यदि आप मुझे कमजोर समझते हैं तो यही सही समय है जब मैं स्वयं को और आपको ये सिद्ध कर सकूं कि मेरे भीतर भी साहस है, बस विश्वास की कमी रही है। उसकी वाणी में इतनी सच्चाई और आत्मविश्वास था कि पूरा दरबार क्षण भर के लिए निशब्द रह गया। राजा का हृदय भीतर ही भीतर दुविधा से घिर गया। एक ओर उन्हें अपने छोटे पुत्र की क्षमता पर शंका थी, दूसरी ओर लगातार हो रही चोरी ने उन्हें तोड़ दिया था। दरबारी भी आपस में फुसफुसाने लगे। कोई कहता, शायद ये जिद्दी है परंतु ईमानदार है, तो कोई बुदबुदाया, कौन जाने किस्मत इसी के साथ हो। राजा ने लंबे समय तक गंभीरता से छोटे राजकुमार की ओर देखा, मानो उसके दृढ़ चेहरे में उत्तर ढूंढ रहे हों। आखिरकार निराशा और आशा के संगम से भरे स्वर में उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें यह अवसर देता हूं, पर याद रखना, यह कार्य खेल नहीं, यह राज्य की प्रतिष्ठा और हमारे वंश का प्रश्न है। दरबार में सन्नाटा छा गया और सबकी निगाहें छोटे राजकुमार पर टिक गईं। ये रात उसके लिए केवल पहरेदारी की नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत और अस्तित्व साबित करने की थी। वो जानता था कि बड़े भाई नींद के कारण हार गए थे, इसलिए उसने ठान लिया था कि चाहे कैसी भी थकान क्यों ना आए, वो पलक तक नहीं झपकाएगा। महल के गलियारों में जहां हर कोई ये मान चुका था कि ये बालक मूर्ख है, अब उत्सुकता और जिज्ञासा पसर गई थी। क्या सचमुच वही राजकुमार कर दिखाएगा जो उसके दोनों बड़े भाई नहीं कर पाए? रात उतर आई। बाग का वातावरण रहस्यमय और सिहरन भरा था। छोटे राजकुमार ने हाथ में चमकती तलवार और पीठ पर धनुष बाण संभाल रखे थे। उसने अपने भाइयों की गलती दोहराने के बजाय पेड़ के नीचे बैठने से इनकार कर दिया और तय किया कि सक्रिय रहकर ही नींद पर विजय पाई जा सकती है। सोने के सेब का पेड़, जिसकी डालियों पर जगमगाती सुनहरी आभा बिखरी थी, अंधेरे आकाश में मानो चांद की तरह चमक रहा था। उसके पत्ते हल्की हवा से हिलते तो पूरे बाग में सुनहरी रोशनी टिमटिमा उठती। राजकुमार कभी धीमे कदमों से टहलता, कभी ठहरकर चारों ओर ध्यान से देखता। झींगरों की लगातार गूंज और कभी-कभी पत्तों की सरसराहट ही खामोशी को तोड़ रही थी। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती, पर उसकी आंखें एक पल को भी ढीली न पड़ती। वो हर छाया पर नजर रखे हुए था, हर आहट को परख रहा था। समय धीरे धीरे खिसक रहा था। पहला पहर बीता, दूसरा भी। थकान उसके कंधों पर उतरने लगी थी, पर उसने मन ही मन अपने आप से वादा किया था, मैं नहीं सोऊंगा, चाहे पूरी रात खड़ा रहना पड़े।
और फिर आया वो क्षण जिसे लोग सबसे कठिन कहते हैं, रात का तीसरा पहर, जब नींद का बोझ सबसे गहरा होता है। राजकुमार का दिल तेज धड़क रहा था, पर उसकी आंखें चौकस थीं। महल की ऊंची मीनार पर लगी घड़ी ने अचानक 12 का घंटा बजाना शुरू किया। टन 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 12 बार बजती हो ध्वनि मानो पूरे बाग को हिला रही थी। सोने के पेड़ के नीचे खड़े राजकुमार ने सांस रोकी, तलवार की मूठ और कसकर पकड़ ली और अंधेरे में अपनी आंखें और पैनी कर दी, जैसे वो जानता हो कि अब कुछ होने वाला है। जैसे ही घड़ी का 12वां और अंतिम घंटा पूरे बाग की खामोशी को चीरते हुए गूंजा, हवा में एक अनोखी हलचल फैल गई। छोटे राजकुमार की पैनी नजर अचानक आसमान की ओर उठी और उसने देखा कि दूर अंधकार के बीच से कोई चमकती हुई चीज उसकी ओर बढ़ रही है। पहले तो उसे लगा मानो कोई तारा टूटकर धरती पर गिर रहा हो, लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी पास आई, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी और तभी उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आया जिसने उसकी सांसें रोक दी। ये कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि सोने जैसी चमकती हुई एक अद्भुत चिड़िया थी। उसके पंख ऐसे दमक रहे थे मानो उन पर सूरज की किरणें कैद हों। हर फड़फड़ाहट के साथ उसकी सुनहरी आभा पूरे बाग में फैल जाती और पेड़ की शाखें भी जैसे चमक उठती। राजकुमार अपनी जगह पर ठिठक गया, मानो पत्थर का बन गया हो। उसके लिए ये कल्पना से परे था कि महल का रहस्यमयी चोर दरअसल ये जादुई चिड़िया निकलेगी। चिड़िया धीरे धीरे उड़ती हुई सोने के पेड़ की ऊंची डाल पर आ बैठी। उसके बैठते ही पूरा पेड़ जगमगाने लगा, मानो रात के अंधेरे में किसी ने दियों की लड़ियां जला दी हों। और फिर उस चिड़िया ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाकर एक ऐसी मधुर चहचहाट बिखेरी कि राजकुमार के कानों में जैसे कोई जादुई धुन उतर गई हो। ये स्वर इतना मीठा और सम्मोहित करने वाला था कि पत्तियां भी थरथराने लगीं और नींद की ठंडी लहर हवा में फैल गई। लेकिन राजकुमार, जिसने पहले ही ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में नहीं सोएगा, अपनी आंखों को और चौकस कर खड़ा रहा। उसने देखा चिड़िया ने अपने चमकदार चोंच से एक सोने का सेब तोड़ा। पल भर में सब कुछ साफ हो गया। यही वो चोर थी, यही वो रहस्यमयी जीव जिसने बार बार महल से कीमती सोने के सेब गायब किए थे। राजकुमार ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने तुरंत धनुष उठाया और तीर साध कर छोड़ दिया। तीर बिजली की तरह सीटी बजाता हुआ चिड़िया की ओर बढ़ा और पल भर को लगा मानो निशाना सीधा उसके सुनहरे पंखों पर जा लगेगा। लेकिन वो कोई साधारण पक्षी नहीं था। पंख फड़फड़ाते ही वो ऐसी फुर्ती से ऊपर उठा कि तीर बस उसके पीछे खाली हवा को चीरता चला गया। राजकुमार की आंखों के सामने ही सोने की वो चिड़िया अपनी चोंच में सुनहरा सेब दबाए अंधेरे आकाश में गुम हो गई और बाग फिर से सन्नाटे में डूब गया। राजकुमार के दिल में कसक उठी कि उसके हाथ से इतनी बड़ी सफलता निकल गई, पर तभी उसकी पैनी नजर जमीन पर कुछ चमकते हुए बिंदु पर पड़ी। वो तुरंत वहां पहुंचा और झुककर उसे उठाया। ये एक असली सोने जैसा चमकता हुआ पंख था, इतना सुंदर और अनोखा कि उसकी रोशनी से पूरी हथेली सुनहरी हो उठी। राजकुमार की आंखों में चमक लौट आई, क्योंकि वो जान चुका था कि भले ही चोर हाथ नहीं आया, लेकिन अब उसके पास सबूत है। उसने महसूस किया कि ये रात व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि उसने सोने की चिड़िया को देखा भी और उसका एक पंख भी हासिल कर लिया। यही पंख राज दरबार में सबको सच्चाई का प्रमाण दिखा सकता था। राजकुमार ने उस पंख को बड़े जतन से संभाला, मानो ये उसकी जीत की पहली निशानी हो, और सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। जब सूरज की पहली किरणें महल की ऊंची मीनारों को सुनहरा रंग देने लगीं, तो छोटा राजकुमार आत्मविश्वास से भरा दरबार में पहुंचा। राजा और दरबारी गंभीर चेहरे लिए बैठे थे। पिछली असफलताओं की उदासी अब भी उन पर छाई हुई थी। सबकी नजरें अचानक दरवाजे की ओर उठीं और वे हैरान रह गए जब देखा कि छोटा राजकुमार सिर ऊंचा किए और चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास लिए उनकी ओर बढ़ रहा है। राजा ने अविश्वास भरी नजर से पूछा, कहो पुत्र, रात कैसी बीती? क्या तुमने चोर को पकड़ा? क्या हमारे सेब अब भी सुरक्षित हैं? राजकुमार ने दृढ़ आवाज में पूरी घटना सुनाई, कैसे उसने पूरी रात जागकर पहरा दिया, कैसे ठीक आधी रात को आकाश से एक अद्भुत सोने की चिड़िया उतरी जिसने अपनी चोंच से एक सेब तोड़ा और उड़ गई। राजा और दरबारी छोटे राजकुमार की बातें सुनकर सन्न रह गए। सोने की चिड़िया?
ये सुनकर कई दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे, मानो किसी बच्चे की कल्पना सुन रहे हों। कुछ ने तो मन ही मन सोचा कि शायद ये राजकुमार नींद में कोई सपना देख आया है। लेकिन तभी छोटा राजकुमार गंभीर चेहरे के साथ आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में रखा वो सुनहरा पंख सूरज की किरणों में ऐसा चमक रहा था, मानो हथेली में कोई छोटा सूरज ही रखा हो। दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं और राजा खुद अपनी जगह से उठकर आगे आए। उन्होंने सावधानी से उस पंख को हाथ में लिया और कुछ पल तक बस मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रहे। पंख इतना नाजुक और अनोखा था कि लगता था जैसे किसी अद्भुत कारीगर ने उसे महीनों की मेहनत से गढ़ा हो। राजा की आंखों में लालच और उत्सुकता की चमक जाग उठी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अद्भुत! अगर एक पंख ही इतना सुंदर और बहुमूल्य है तो सोचो पूरी चिड़िया कितनी विलक्षण होगी। ऐसी अनमोल वस्तु हमारे राज्य में होनी ही चाहिए। सोने के सेब की चोरी का लम अब राजा के मन से जैसे मिट गया और उसकी जगह सोने की चिड़िया को पाने का जुनून जाग उठा। उन्होंने दरबार में ऊंची आवाज में घोषणा की, सुनो, जो कोई भी उस सोने की चिड़िया को पकड़कर मेरे पास लाएगा, उसे राज्य का सबसे बड़ा सम्मान, धन संपत्ति और यश दिया जाएगा। यह सुनते ही पूरा दरबार गूंज उठा। अब ये केवल चोरी रोकने का मामला नहीं रहा, बल्कि सोने की चिड़िया को पाने की चुनौती थी। तभी बड़े राजकुमार, जिनके दिल पर अपनी पिछली असफलता का बोझ अभी भी था, आगे बढ़े और दृढ़ स्वर में बोले, पिताजी, कृपया मुझे अनुमति दें। मैं उस सोने की चिड़िया को ढूंढ निकालूंगा और आपके लिए जीवित पकड़कर लाऊंगा। यही अवसर है कि मैं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल कर सकूं। राजा ने कुछ पल सोचा, पर अंततः अनुमति दे दी। उम्मीद की एक हल्की सी किरण उनके मन में भी थी। बड़े राजकुमार ने तुरंत अपनी यात्रा शुरू की। दिन पर दिन वह दूर दूर तक चलता गया। पगडंडियों, पहाड़ी रास्तों और गांवों से गुजरता हुआ वो अंततः एक गहरे रहस्यमयी जंगल में पहुंच गया। जंगल बेहद घना और सुनसान था। ऊपर से पक्षियों की चीख और पत्तों की सरसराहट भय का माहौल बना रही थी। बड़े राजकुमार का मन अब भी आत्मविश्वास से भरा था। अचानक चलते चलते उसकी नजर एक बड़े पेड़ के नीचे पड़ी। वहां एक लोमड़ी आराम से लेटी हुई थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वो थकान में हो या गहरी सोच में डूबी हो। लेकिन जैसे ही राजकुमार ने उसे देखा, उसके मन में शिकारी वृत्ति जाग उठी। उसने सोचा, क्या ये मौका नहीं कि मैं इस लोमड़ी का शिकार करूं? बड़ा राजकुमार घने जंगल में खड़ा था, हाथ में धनुष ताने, और उसकी आंखें लोमड़ी पर जमी हुई थी। मन ही मन उसने सोचा, यह शिकार तो बहुत आसान होगा, अभी एक तीर में काम तमाम कर दूंगा। उसने तीर चढ़ाया और जैसे ही छोड़ने वाला था, अचानक लोमड़ी ने आंखें खोल दी। उसकी आवाज गूंज उठी, राजकुमार, मुझे मत मारो, रुको। राजकुमार दंग रह गया। उसका हाथ हवा में थम गया। वो अवाक होकर देखता रहा कि एक साधारण सी लगने वाली लोमड़ी इंसानों की तरह बोल रही है। लोमड़ी ने उसकी हैरानी समझ ली और शांत स्वर में बोली, हां, मैं बोल सकती हूं, और इतना ही नहीं, मुझे यह भी पता है कि तुम किस मकसद से इस जंगल में आए हो। तुम उस सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो जो तुम्हारे पिता के बाग से हर रात सोने के सेब चुराती है। राजकुमार की आंखें फैल गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जंगल की ये लोमड़ी उसके मन की बात कैसे जान सकती है। लोमड़ी ने धीरे धीरे उठते हुए कहा, राजकुमार, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें चिड़िया तक का रास्ता बहुत जल्दी और आसानी से मिल जाएगा। देखो, यही रास्ता पकड़े रहना। चलते चलते जब सूरज ढलने लगेगा तो तुम्हें गांव पहुंचोगे। उस गांव में सड़क के दोनों ओर तुम्हें 2 सराय मिलेंगी। एक सराय बड़ी शानदार होगी, सुनहरी रोशनी, सजावट और भीड़ भाड़ से भरी हुई। लेकिन उसके सामने वाली सराय बहुत पुरानी और जर्जर दिखेगी, जैसे कोई उसे देखना भी ना चाहे। मेरी सलाह मानो तो उस चमचमाती सराय में मत रुकना। उसके बजाय उस पुरानी और टूटी फूटी सराय में ही ठहरना। तभी तुम्हें सोने की चिड़िया आसानी से मिल सकेगी। लोमड़ी की आवाज में आत्मविश्वास था, मानो वो सचमुच सब जानती हो। लेकिन बड़ा राजकुमार उसकी बात पर ठहाका मारकर हंस पड़ा। तू मुझे रास्ता दिखाएगी, तू जैसी चालाक लोमड़ी मेरी मदद करेगी। मुझे अपनी ताकत और अपनी अकल पर पूरा भरोसा है। मुझे तेरी फालतू सलाह की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में अहंकार साफ झलक रहा था। उसने गुस्से में कहा, दूर हो जा मेरी नजरों से, वरना तेरा काम तमाम कर दूंगा। और इतना कहते ही उसने तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमड़ी, जो जंगल की सबसे चतुर जीव मानी जाती है, पलक झपकते ही एक और उछली और घने पेड़ों में गुम हो गई। तीर केवल हवा चीरता हुआ निकल गया। राजकुमार कुछ देर तक दांत भींचकर देखता रहा, फिर हिकारत से बोला, धोखेबाज लोमड़ी, मुझे अपने रास्ते खुद पता हैं। और बिना उसकी सलाह पर ध्यान दिए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। राजकुमार कई घंटों तक चलता रहा।
जंगल की हरियाली धीरे धीरे पीछे छूटती गई, और जैसे ही वो पेड़ों के बाद खुला मैदान और खेतों के निशान देखने लगा, उसे महसूस हुआ कि वो आबादी के करीब पहुंच चुका है। सूर्य क्षितिज में लाल और सुनहरी किरणें बिखेर रहा था और शाम की हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। जैसे ही राजकुमार गांव के पास पहुंचा, उसने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया। सड़क के दोनों ओर ठीक उसकी नजरों के सामने बिल्कुल अलग अलग सराएं खड़ी थीं। एक सराय भव्य और शानदार थी, बड़ी इमारत, सजावट, खिड़कियों से बाहर झड़ती रोशनी, भीतर से संगीत, नाच और गाने की गूंज, लोगों का उत्साह, रंगीन झंडे और दीपक, हर तरफ रौनक। इसके ठीक सामने दूसरी सराय बिल्कुल साधारण और जर्जर दिख रही थी। छोटी खिड़कियां, फटी पुरानी दीवारें, धूल और अंधेरा, कोई रौनक नहीं, भीतर से भी खामोशी ही महसूस हो रही थी। राजकुमार ने लोमड़ी की चेतावनी याद की, पुरानी सराय में रुको, वही सही राह बताएगी। लेकिन उसकी शाही इच्छा शक्ति और अहंकार उसे चमक दमक की सराय की ओर खींच ले गए। उसने सोचा, इतनी शानदार जगह को छोड़कर कोई मामूली सराय में क्यों रुकेगा? ये लोमड़ी फिर कोई चाल चल रही होगी। उसने लोमड़ी की बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया और बिना झिझक शानदार सराय में कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी भव्य और मोहक था। लोग खाने पीने में व्यस्त थे, गाने बजाने में मग्न थे, नाच गाना, हंसी खुशी, रोशनी, खुशबू और संगीत का मिश्रण। राजकुमार का स्वागत शानदार तरीके से हुआ और उसे आरामदायक कमरा मिला। उसने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, संगीत सुना, नाच गाया और धीरे धीरे वो पूरी तरह सराय के ऐशोआराम में खो गया। उसके लिए अब केवल आनंद, मनोरंजन और भव्यता ही मायने रखती थी, और सोने की चिड़िया, पिता की आज्ञा, राज्य की प्रतिष्ठा, सब कुछ धीरे धीरे उसके ध्यान से बाहर हो गया। उधर महल में राजा और दरबारी बेसब्री से राजकुमार की प्रतीक्षा कर रहे थे। दिन बीतते गए, सूरज और चांद बदलते रहे, लेकिन बड़े राजकुमार का कोई अता पता नहीं था। चिंता और बेचैनी का साया राजा पर भारी हो गया। उनके मन में सवाल उभर रहे थे, क्या राजकुमार सुरक्षित है? क्या उसे कोई नुकसान हुआ है? और सबसे बड़ी बात, क्या वो उस सोने की चिड़िया को खोजने में सफल होगा? सब कुछ अनिश्चितता और डर के साये में डूबा हुआ था। राजा और दरबार कई दिनों तक बड़े राजकुमार के लौटने का इंतजार करते रहे। हर घड़ी उनकी चिंता बढ़ती गई। कोई नहीं जानता था कि बड़ा राजकुमार लोमड़ी की चेतावनी को ना मानकर उस चमकदार भव्य सराय के नाच गाने और रंग रोगन में पूरी तरह खो गया है, अपनी जिम्मेदारी भूल गया है और सोने की चिड़िया का पता लगाना भूल गया है। समय बीतता गया, सूरज ढलता गया और चांद रात के आकाश में चमकता रहा, लेकिन राजकुमार की कोई खबर नहीं आई। राजा की चिंता और भी गहरी हो गई। उनके मन में डर बैठ गया कि कहीं उनके सबसे बड़े बेटे के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। सोने की चिड़िया का रहस्य भी अब तक हल नहीं हुआ था और दरबार का हर व्यक्ति बेचैनी और तनाव में डूबा हुआ था। इस बीच मंझला राजकुमार, जो हमेशा अपने बड़े भाई की तुलना में कमजोर और नादान समझा जाता था, राजा की चिंता देखकर आगे बढ़ा। उसने देखा कि बड़े भाई वापस नहीं लौटे हैं और राजा पूरी तरह परेशान है। उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ झलक रही है। मंझले राजकुमार ने साहस जुटाकर राजा से विनती की, पिताजी, बड़े भाई शायद किसी मुश्किल में फंस गए हैं या रास्ता भटक गए हैं। कृपया मुझे सोने की चिड़िया की खोज में जाने की इजाजत दें। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं चिड़िया को ढूंढ न लूं। राजा की आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट थी। उनका सबसे सक्षम और बहादुर बेटा नाकाम हो चुका था और अब यह छोटा बेटा ही चिड़िया की खोज के लिए जा रहा था। लेकिन और कोई विकल्प न देखते हुए उन्होंने भारी मन से मंझले राजकुमार को भी जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वो पूरी सतर्कता और धैर्य के साथ इस चुनौती का सामना करे। मंझला राजकुमार अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चल पड़ा, उसी घने जंगल की ओर जहां लोमड़ी रहती थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वो वही जंगल पहुंचा, पेड़ों की हरियाली और सुनसान रास्तों के बीच, और उसी पेड़ के नीचे आराम करती हुई लोमड़ी को देखा। लोमड़ी ने उसे देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराई। मंझला राजकुमार ने इस बार बड़े भाई की तरह लोमड़ी को पकड़ने या डराने के बारे में सोचना छोड़ा। जैसे ही वो पास गया, लोमड़ी ने सौम्य और समझदारी भरी आवाज में कहा, राजकुमार, तुम सोने की चिड़िया की खोज में आए हो, है ना? मेरी बात सुनो, सीधे चलते जाओ, शाम तक एक गांव मिलेगा। वहां सड़क के आमने सामने 2 सरायें हैं। सुंदर और भव्य सराय में मत रुकना, बल्कि मामूली और साधारण दिखने वाली सराय में रुकना। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसान हो जाएगा और तुम सोने की चिड़िया तक पहुंच सकोगे। लेकिन मंझले राजकुमार ने भी लोमड़ी की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि ये बोलने वाली लोमड़ी बस किसी चाल या मजाक में उलझा रही है और उसका रास्ता खुद तय करना ही सबसे अच्छा है। उसने लोमड़ी से कहा, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, और बिना रोके अपने कदम आगे बढ़ाए। लोमड़ी बस उसे चुपचाप देखती रही, जैसे कह रही हो कि अगर ध्यान न दिया तो पछतावा होगा। शाम के समय वो उसी गांव के पास पहुंचा जहां 2 सराएं सड़क के किनारे आमने सामने थीं। एक शानदार, रोशनी और रंग रोगन से चमकती हुई और दूसरी मामूली, पुरानी और सादी।
सुंदर सराय से दूर दूर तक संगीत, नाच और हंसी की आवाजें आ रही थीं। मंजला राजकुमार ने लोमड़ी की सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि इतनी आकर्षक और जीवंत सराय को छोड़कर दूसरी भद्दी और पुरानी जगह पर रुकना तो मूर्खता होगी। उसने भी बड़े भाई की तरह वही गलती दोहराई और सजी सजाई सराय में ठहर गया। अंदर का माहौल और भी भव्य और मोहक था। स्वादिष्ट भोजन, रंग बिरंगे कपड़े, नाच गाने और हंसी खुशी का ऐसा शोर कि कोई भी खुद को उसमें खोने से रोक ना पाता। मंजला राजकुमार भी पूरी तरह सराय की दुनिया में डूब गया, अपनी असल जिम्मेदारी और सोने की चिड़िया की खोज को भूल गया। उसे घर लौटने का कोई ख्याल तक नहीं रहा। उसी समय महल में राजा और दरबारियों का मन और भी अधिक बेचैन हो गया। अब उनके दोनों बड़े राजकुमार गायब थे। ना तो कोई खबर आई थी और ना ही सोने की चिड़िया का कोई सुराग। राजा दुख और निराशा में डूब गए थे। उनके चेहरे पर चिंता और हताशा साफ झलक रही थी। दरबारियों के बीच भी उदासी का सन्नाटा पसरा था और राज्य में मायूसी और भय का माहौल छा गया था। महीनों बीत गए, फिर भी कोई बेटों का पता नहीं मिला और ना ही सोने की चिड़िया का। हर कोई हार मान चुका था और लगता था जैसे सब कुछ खो गया हो। तभी ऐसे समय में जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, वही छोटा राजकुमार फिर से सामने आया। वही जिसे राजा और दरबार अक्सर कम आंकते थे। उसने अपने पिता की दुख भरी आंखें देखीं। उनका दिल भारी था और उसी क्षण उसका अपना दिल भर आया। वो जानता था कि अब समय है खुद को साबित करने का, न केवल सोने की चिड़िया को खोजने का, बल्कि पिता की आशाओं और राज्य की प्रतिष्ठा को बचाने का। छोटे राजकुमार ने गहरी सांस ली और साहस जुटाकर राजा के सामने झुका। उसकी आंखों में चिंता के बीच भी एक अडिग विश्वास चमक रहा था। उसने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मुझे पता है कि आप बहुत दुखी हैं। मेरे दोनों बड़े भाई शायद रास्ता भटक गए हैं या किसी मुश्किल में फंस गए हैं, लेकिन आप मुझे एक और मौका दें। मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाना चाहता हूं। मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक उसे ढूंढ ना लाऊं। राजा की आंखों में पहले निराशा झलक रही थी। उनके दिमाग में यही सवाल था कि जब उनके दोनों सबसे काबिल और बहादुर बेटे इस काम में नाकाम रहे, तो ये छोटा और नासमझ राजकुमार कैसे सफल हो पाएगा। उनके होंठों पर एक आधी चेतावनी की झुरझुराहट थी और उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे बड़े भाई तुमसे ज्यादा अनुभव और साहस रखते थे, लेकिन वे भी असफल रहे। ये काम बहुत कठिन है। मुझे डर है कि कहीं तुम भी। राजा की आवाज रुक गई। उनका गला भर आया, लेकिन छोटा राजकुमार पीछे नहीं हटा। उसने नम्रता और दृढ़ता से प्रार्थना की, पिताजी, मुझे पता है कि आप मुझ पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन कृपया मुझे एक मौका दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा और शायद सफलता मिल जाए। कम से कम मैं जाकर देख तो सकता हूं। उसकी आंखों में सच्चाई और हिम्मत देखकर राजा का दिल पिघल गया। उनके पास अब और कोई विकल्प भी नहीं था। अंततः राजा ने भारी मन से और आखिरी उम्मीद के साथ उसे इजाजत दे दी। आशीर्वाद लेकर छोटा राजकुमार अकेले ही सादे कपड़ों में और दृढ़ निश्चय के साथ निकल पड़ा। उसने अपने बड़े भाइयों की तरह किसी भव्य पोशाक या भारी लाव लश्कर का सहारा नहीं लिया, बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य को अपनी ताकत बनाया। वो उसी रास्ते पर चला जिस पर उसके भाई गए थे। कई दिनों तक जंगलों और सुनसान रास्तों से गुजरता हुआ अंततः उसी घने जंगल में पहुंचा जहां वो बोलने वाली लोमड़ी आराम कर रही थी। राजकुमार ने उसे देखकर आश्चर्य किया, लेकिन बड़े भाइयों की तरह गुस्से में तीर चलाने या डराने का प्रयास नहीं किया। जैसे ही वो पास से गुजरा, लोमड़ी ने अपनी धीमी और सुरमय आवाज में पुकारा, राजकुमार, रुको। राजकुमार रुक गया और उसकी ओर ध्यान से देखने लगा। लोमड़ी ने कहा, तुम सोने की चिड़िया की तलाश में निकले हो, है ना? मुझे पता है कि तुम्हारे बड़े भाई मेरी बात न मानकर रास्ते में भटक गए हैं, लेकिन अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकती हूं। छोटे राजकुमार लोमड़ी की बातों पर ध्यान से बैठ गया। अब वो उसकी सलाह में छिपी गहराई को समझने की कोशिश कर रहा था और उसने विनम्रता से कहा, ठीक है लोमड़ी रानी, मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगा। आप जो भी बताएंगी मैं वैसा ही करूंगा और आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजकुमार के इस व्यवहार को देखकर लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि ये राजकुमार अपने बड़े भाइयों की तरह अभिमानी नहीं है, बल्कि समझदार और धैर्यवान है। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश राजकुमार, तुम सबसे अलग और अच्छे लगते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। फिर लोमड़ी ने आगे कहा, अगर तुम जल्दी और सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो मेरी पूंछ पर बैठो। मैं तुम्हें उस गांव तक ले चलूंगी जहां तुम्हें रुकना है। राजकुमार थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने लोमड़ी पर भरोसा किया। जैसे ही वो उसकी पहली हुई पूंछ पर बैठा, पूंछ अचानक इतनी लंबी और मजबूत हो गई कि वो आराम से उस पर बैठ सकता था। लोमड़ी हवा में उड़ गई, मैदानों, जंगलों और छोटे पहाड़ों को पार करती हुई, और राजकुमार को तेज हवा के घोड़े पर सवार होने का रोमांच मिला। थोड़ी ही देर में वो उन्हें उसी गांव के पास उतार गई जहां बड़े भाई रुके थे। लोमड़ी ने नीचे उतरते ही चेतावनी दी,
देखो, गांव में आमने सामने 2 सराय हैं, एक सुंदर और चमकदार और दूसरी मामूली और साधारण। मेरी सलाह मानो तो उस सुंदर सराय में मत रुकना, वो तुम्हें भटका देगी। तुम्हें पुरानी और मामूली सराय में रुकना है, वहीं सुरक्षित रहोगे और तुम्हारा काम पूरा होगा। छोटे राजकुमार ने उसका धन्यवाद किया और पूरी तरह उसकी बात मानी। उसने सुंदर और सराय की चमक और रौनक को देखा, लेकिन अपने कदम वहीं रोक दिए और सीधे मामूली सराय में गया। वहां ना कोई शोर था, ना नाच गाना, सिर्फ शांति और सुकून। छोटे राजकुमार ने लोमड़ी की सलाह मानी और वही उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी का पहला सबूत था जो उसे उसके अभिमानी बड़े भाइयों से अलग साबित कर रहा था। उसने उस रात चैन की नींद ली और अगली सुबह सूरज निकलते ही गांव से बाहर निकलकर लोमड़ी के बताए मार्ग पर अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार होकर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर जब छोटा राजकुमार खेतों और हल्के जंगल वाले इलाके से गुजर रहा था, उसने वहीं चालाक और जानकार लोमड़ी फिर से अपने रास्ते में खड़ी देखी। राजकुमार खुशी से उसे देखकर झुका और विनम्रता से नमस्कार किया। लोमड़ी रानी, आपका मार्गदर्शन मेरी राह आसान बना रहा है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, देखा राजकुमार, मेरी सलाह पर अमल किया और सुंदर सराय में नहीं रुके, इसलिए तुम सुरक्षित हो और अपने लक्ष्य के और करीब आए हो। राजकुमार ने जवाब दिया, हाँ लोमड़ी रानी, आपकी बात बिल्कुल सही थी। अब कृपया मुझे आगे का रास्ता बताएं। लोमड़ी ने उसकी आंखों में उत्साह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश राजकुमार, तुमने मेरी बात मानी, इसलिए मैं तुम्हारी आगे भी मदद करूंगी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे का काम कठिन और चुनौतीपूर्ण है। सीधे चलते रहो और थोड़ी दूर पर तुम्हें एक विशाल और मजबूत किला दिखाई देगा। वही किला है जहां सोने की चिड़िया रखी हुई है। किले के मुख्य द्वार और ऊंची दीवारों पर सिपाही पहरा देंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। वहां एक जादुई असर है, सभी सिपाही सो रहे होंगे। तुम निडर होकर किले के अंदर प्रवेश करो और गलियारों और कमरों को पार करते हुए उस कमरे तक पहुंचो जहां चिड़िया है। उस कमरे में चिड़िया लकड़ी के मामूली से पिंजरे में बंद होगी, सुंदर लेकिन साधारण, और तुम्हें उसे वहीं से उठाकर बाहर ले जाना है। ध्यान रहे, पास ही एक आकर्षक सोने का पिंजरा होगा जिसमें कीमती पत्थर जड़े होंगे, और मन करेगा कि चिड़िया को वहीं रख दो, लेकिन ऐसा मत करना। उस सोने के पिंजरे को छूना भी मत, नहीं तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे और पछताओगे। मैंने ये सब इसलिए बताया कि तुम सतर्क रहो और लालच में आकर गलती ना करो। राजकुमार ने लोमड़ी की हर बात ध्यान से सुनी और वचन दिया कि उसकी सलाह के अनुसार ही काम करेगा। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आओ, मैं तुम्हें किले के पास ले चलती हूं। लोमड़ी ने अपनी लंबी पूंछ को फिर से फैलाया और वो अचानक इतनी बड़ी हो गई कि राजकुमार आराम से उस पर बैठ सका। जैसे ही उसने जगह ली, लोमड़ी ने बिना देर किए हवा में छलांग लगाई और वे दोनों बादलों को चीरते हुए मैदानों, झीलों और घुमावदार नदियों के ऊपर से उड़ते चले गए। तेज हवा उसके चेहरे को छू रही थी और नीचे धरती एक रंगीन चादर सी लग रही थी। हरे घास के मैदान, चांदी सी चमकती नदियां और दूर दूर तक फैले पेड़ों के झुंड। कुछ ही देर में लोमड़ी ने राजकुमार को उस अद्भुत और विशाल किले के सामने उतार दिया जिसके बारे में उसने पहले बताया था। किला प्राचीन पत्थरों से बना था, उसकी ऊंची दीवारों पर बेलें हेपटी थीं और उसकी मीनारें आसमान को छूती मालूम हो रही थीं। लोमड़ी ने गहरी आवाज में कहा, यहीं से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है राजकुमार। मेरी हर बात याद रखना, एक छोटी सी चूक भी खतरा ला सकती है। यह कहकर उसने हल्की मुस्कान दी और बिना शोर किए जंगल की छाया में खो गई। राजकुमार ने चारों ओर देखा। चांदनी में नहाया किला, ऊंचे फाटक और दीवारों पर झूलते झंडे सब किसी पुराने रहस्य की गवाही दे रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो फाटक के पास पहुंचा, उसने देखा कि लोमड़ी की बात सच थी। मुख्य द्वार पर खड़े सिपाही, दीवारों पर तैनात पहरेदार और आंगन के भीतर के सैनिक गहरी नींद में डूबे हुए थे, मानो किसी जादू ने उनकी पलकें सील दी हों। राजकुमार ने एक गहरी सांस ली, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वो निडर होकर किले के अंदर चला गया।
गलियारों के भीतर अजीब सन्नाटा था। लंबे लंबे मार्ग, पत्थर की दीवारों पर टिमटिमाती मशालें और कहीं कहीं हवा की हल्की सरसराहट। हर कदम पर उसके दिल की धड़कनें और तेज हो रही थीं, लेकिन वो लोमड़ी की चेतावनी याद कर रहा था, धैर्य और समझदारी से काम लेना। कई मोड़ और दरवाजे पार करने के बाद एक कमरे का दरवाजा उसके सामने आया जो बाकी कमरों से बिल्कुल अलग लग रहा था। दरवाजे की लकड़ी पुरानी थी, लेकिन उस पर सुनहरी नक्काशी चमक रही थी। राजकुमार ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कमरे के कोने में एक मामूली से लकड़ी के पिंजरे में वही सोने की चिड़िया बैठी थी, जिसके पंख से सुनहरी रोशनी झर रही थी। उसके हर हल्के हिलने पर दीवारों पर सुनहरी लहरें दौड़ जातीं। राजकुमार कुछ पल के लिए स्थिर खड़ा रहा। ये वही चिड़िया थी जिसने उसके पिता के बाग से चोरी किए हुए सोने के सेब लिए थे। तभी उसकी नजर पिंजरे के पास रखी मेज पर पड़ी, जहां चमकते 3 सोने के सेब सजे थे। वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे राजा के बाग में लटका करते थे। राजकुमार उस लकड़ी के साधारण पिंजरे में बैठी सोने की चिड़िया को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी चमकती सुनहरी पंखुड़ियां हल्की रोशनी में किसी स्वर्गीय ज्योति की तरह दमक रही थीं, मानो पूरी दुनिया उस छोटे से कोने में सिमट आई हो। उसका दिल उत्साह और विजय की धड़कनों से भर गया। बस यही वो पल था जिसके लिए उसने खतरे उठाए थे। जैसे ही उसने पिंजरे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर पास रखी एक और चीज पर पड़ी। एक शानदार जगमगाता सोने का पिंजरा जिस पर अद्भुत नक्काशी की गई थी और जिसमें तरह तरह के कीमती पत्थर, मोती और हीरे जड़े हुए थे। वो पिंजरा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी देवता के महल से उठाकर यहां रख दिया गया हो। उसकी चमक से आंखें चौंधिया रही थीं। राजकुमार का मन डोल गया। वो सोचने लगा कि इतनी अनमोल सोने की चिड़िया को भला इस मामूली लकड़ी के पिंजरे में क्यों रखा जाए, जबकि उसके लिए ये राजसी जगमगाता सोने का पिंजरा मौजूद है। उस क्षण लोमड़ी की गंभीर चेतावनी उसके मन से धुंधली हो गई और सुंदरता के प्रलोभन ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने खुद को समझाया, शायद चिड़िया इसी पिंजरे में खुश होगी, यही सही है। उसने जल्दी से सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से बाहर निकाला और उसे सोने के चमकीले पिंजरे में डाल दिया। लेकिन जैसे ही चिड़िया उस नए चकाचौंध से भरे पिंजरे में गई, उसका स्वभाव बदल गया। वो अचानक जोर जोर से चहचहाने और फड़फड़ाने लगी। उसकी तेज आवाज किले के हर पत्थर से टकराकर गूंजने लगी, मानो किसी ने मौन को तोड़ दिया हो। किले के हर कोने में सोए हुए सिपाही और नौकर चाकर एक झटके से जाग उठे। उनकी नींद पर जो जादू का असर था वो पल भर में टूट गया। फाटक से लेकर मीनार तक हलचल मच गई। तेज कदमों की आहट, तलवारों की झंझनाहट और गुस्से भरी आवाजें गलियारों में गूंजने लगीं। राजकुमार अभी पिंजरा उठाकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा था कि भारी कदमों की धमक उसके कानों में पड़ी। अगले ही पल कई सिपाही कमरे में घुस आए। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में शक की चमक थी। उन्होंने देखा एक अनजान युवक हाथ में सोने की चिड़िया वाला सोने का पिंजरा और उनके राजा की अमूल्य चीज चोरी करने की कोशिश। बिना कोई सवाल किए उन्होंने राजकुमार को घेर लिया, उसके हाथों को पीछे मोड़कर बांध दिया और तलवारों की नोक पर खींचते हुए कमरे से बाहर ले गए। तभी राजकुमार का चेहरा फीका पड़ गया और उसे लोमड़ी के वे शब्द गूंजने लगे, अगर तुमने चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रखा तो बाद में पछताओगे। पछतावा उसके दिल को कुरेद रहा था, लेकिन अब कुछ बदलना उसके बस में नहीं था। सिपाही उसे खींचते हुए उस विशाल दरबार में ले गए, जहां पर किले का राजा अपने ऊंचे नक्काशीदार सिंहासन पर बैठा था और चारों ओर राजसी दीपकों की रोशनी में दरबारी खड़े थे। हॉल में सन्नाटा छाया था। बस सोने की चिड़िया के पिंजरे से आती हल्की खनखनाहट और राजकुमार की थकी हुई सांसों की आवाज गूंज रही थी। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसकी गहरी आंखों में बिजली सी चमक थी। उसने गरजती आवाज में कहा, कौन हो तुम और किस साहस से मेरे किले में घुसकर मेरी सोने की चिड़िया चुराने आए? क्या तुम्हें नहीं मालूम ये चिड़िया हमारे राज्य की सबसे कीमती धरोहर है? राजकुमार के गले में डर का कांटा अटक गया, लेकिन उसने आंखें नीची नहीं की। उसने एक गहरी सांस ली और सच्चाई के साथ कहा,
महाराज, मैं एक पड़ोसी राज्य का सबसे छोटा राजकुमार हूं। मेरे पिता के बाग में सोने के सेब लगते थे और हर रात यही चिड़िया उन्हें चुरा ले जाती थी। मेरे बड़े भाई इस चिड़िया को पकड़ने में असफल रहे, इसलिए मैं स्वयं उसे पकड़ने निकला, लेकिन मैंने गलती की। लोमड़ी ने मुझे चेताया था कि चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से बाहर मत निकालना, पर मैंने लालच में आकर उसे सोने के पिंजरे में डाल दिया। इसी कारण वह शोर मचाने लगी और आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। दरबारियों के बीच हलचल हुई। कुछ ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। राजा ने गंभीरता से राजकुमार को देखा। उसकी ईमानदारी में सच्चाई की झलक थी, पर उसके अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। गहरी आवाज में राजा ने कहा, तुम्हारी कहानी दिलचस्प है, लेकिन सच चाहे जो हो, तुम मेरे किले में बिना अनुमति घुसे और मेरे राज्य की संपत्ति पर हाथ गाला। यह अपराध क्षम्य नहीं है। उसने कुछ क्षणों तक गंभीरता से सोचा, फिर दरबार में गूंजती आवाज में बोला, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हारे अपराध की सजा मौत है। कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। ये सुनते ही राजकुमार के चेहरे से सारा खून उतर गया। उसके कानों में शब्द हथौड़े की तरह गूंजे और उसके मन में लोमड़ी की चेतावनी बार बार बजने लगी। तभी राजा ने अपनी तलवार के मूठ पर हाथ रखा और कहा, लेकिन ये शब्द सुनते ही दरबार में सन्नाटा गहरा गया। मैं तुम्हें एक आखिरी अवसर देता हूं। अगर तुम मेरे लिए एक अनमोल वस्तु ला दो जो मेरे राज्य के लिए बहुमूल्य है, तो मैं न केवल तुम्हारा अपराध माफ कर दूंगा, बल्कि ये सोने की चिड़िया भी तुम्हें इनाम में दे दूंगा। ये सुनकर राजकुमार की सांस जैसे लौट आई। उसने जल्दी से सिर झुकाकर पूछा, महाराज, क्या चाहिए आपको? मैं आपके लिए क्या ला सकता हूं? सिंहासन पर बैठे राजा की आंखों में चालाकी भरी चमक उभरी। उसने गंभीर आवाज में कहा, हमारे पड़ोसी राज्य के राजा के पास एक अद्भुत सोने का घोड़ा है। वो घोड़ा इतना तेज है कि हवा भी पीछे रह जाए और इतना सुंदर कि देखने वाला सांस लेना भूल जाए। अगर किसी तरह वो घोड़ा तुम मेरे लिए ले आओ तो न सिर्फ तुम्हारी जान बचेगी, बल्कि ये सोने की चिड़िया भी तुम्हारी होगी। ये सुनकर राजकुमार के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। दूसरे राजा के महल से सोने का घोड़ा चुराना असंभव सा लग रहा था, लेकिन फांसी का खौफ उसकी हिम्मत को मजबूर कर रहा था। उसने दांत भींचकर जवाब दिया, ठीक है महाराज, मैं आपकी शर्त मानता हूं। मैं सोने का घोड़ा लाने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा ने इशारा किया। सिपाहियों ने उसकी हथकड़ियां खोलीं और दरबार के भारी दरवाजे खोलते ही वह बाहर की ठंडी हवा में आ गया। रास्ता लंबा था और खतरा हर मोड़ पर उसके पास और कोई राह नहीं थी। उसके मन में पछतावे का सैलाब था। काश उसने लोमड़ी की बात मानी होती तो ना ये मुसीबत आती, ना ये यात्रा करनी पड़ती। पर अब वही चतुर लोमड़ी उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने दौड़ते हुए किले के बाहर कदम रखा और चौंक गया जब उसने देखा कि लोमड़ी पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे उसे पहले से सब पता हो। उसकी चाल धीमी हो गई और राहत की एक सांस उसके सीने से निकली। राजकुमार उसकी ओर लपका, पर लोमड़ी ने उसे गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में हल्की उदासी झलक रही थी। उसने ताने भरी आवाज में कहा, तो आखिर हुआ वही जिसका डर था। पकड़े गए ना? मैंने कहा था सोने के पिंजरे को मत छूना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी सलाह मानते तो आज सोने की चिड़िया तुम्हारे हाथ में होती, ना कि ये नया संकट। राजकुमार शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में ग्लानि और डर साफ झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ लोमड़ी रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस चमकदार सोने के पिंजरे ने मेरी आंखों को धोखा दिया और मैं आपकी चेतावनी भूल गया। अब मैं गहरी मुसीबत में फंस गया हूं। किले के राजा ने मुझे फांसी की सजा सुनाई है और कहा है कि अगर मैं उनके लिए सोने का घोड़ा ले आऊं तभी मेरी जान बचेगी और सोने की चिड़िया भी मेरी होगी। ये कहते हुए उसकी आवाज कांप गई और उसने गिड़गिड़ाते हुए लोमड़ी के पैरों के पास झुककर कहा, कृपया लोमड़ी रानी, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार मेरी मदद कर दीजिए, वरना मेरी जान नहीं बचेगी। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। लोमड़ी ने राजकुमार की हालत देखी। उसके दिल में निराशा की एक हल्की लहर उठी, लेकिन उसके दयालु स्वभाव ने उसे मदद करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने सोचा, ये राजकुमार बुरा नहीं है, बस अनुभवहीन है, सुंदरता देखकर भटक जाता है। उसने गहरी सांस ली और उसकी तेज आंखों में दया चमक उठी।
वो बोली, ठीक है राजकुमार, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन अब की बार मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। एक भी गलती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। फिर उसने अपनी झबरीली पूंछ फैलाते हुए कहा, चलो मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस किले तक ले जाऊंगी जहां सोने का घोड़ा है। पर सुनो, रास्ता लंबा है और खतरा हर जगह है। हवा के झोंकों के बीच वे उड़ते हुए आगे बढ़े और जब क्षितिज पर एक नया विशाल किला नजर आया, जिसकी ऊंची मीनारें बादलों को छूती थीं और जिसकी दीवारें चांदनी में सोने जैसी चमक रही थीं, लोमड़ी ने धीरे से नीचे उतरकर राजकुमार को जमीन पर उतारा और उसकी ओर देखकर गंभीर स्वर में बोली, अब तुम अकेले हो राजकुमार, मेरी बात याद रखना, खासकर सोने की जीन वाली बात। एक पल की भी लालच तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। ये कहकर लोमड़ी हवा में विलीन हो गई और राजकुमार को अकेला छोड़ गई। राजकुमार ने किले की ओर देखा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, पर उसकी हिम्मत अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। लोमड़ी की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे हवा में कोई पुराना मंत्र। उसने गहरी सांस ली, तलवार की मूठ पर हाथ रखा और दबे पांव आगे बढ़ा। किले का मुख्य फाटक थोड़ा खुला था, जैसे किसी ने चुपचाप उसे उसके लिए छोड़ दिया हो। अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, न कोई पहरेदार की आहट, न घोड़ों की हिनहिनाहट, सिर्फ दूर से आती रात की हल्की हवा की सरसराहट। राजकुमार ने धीरे से कदम रखा और अंदर चला गया। लोमड़ी का कहा सच था। सभी पहरेदार, नौकर और चाकर गहरी नींद में सो रहे थे, मनो किसी गहरे जादू के असर में हों। हर गलियारे में परछाइयां नाच कहीं थीं। हर मोड़ पर उसे लगा मानो कोई अदृश्य आंखें उसे देख रही हों, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो चुपचाप गलियारों, आंगनों और सुनसान सीढ़ियों से होकर बढ़ता गया। उसकी आंखें हर दिशा में चौकन्नी थीं और उसके कान हर आहट को पकड़ने के लिए तैयार। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े हॉल में पहुंचा, जिसकी छत ऊंची और स्तंभ मजबूत थे। ये वही जगह थी जिसका उसे इंतजार था, घोड़ों के रहने की जगह। घुड़साल के विशाल द्वार के भीतर कदम रखते ही राजकुमार की सांसें थम सी गईं। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। सामने खूंटे से बंधा एक ऐसा अद्भुत घोड़ा खड़ा था, जो मानो किसी स्वप्न लोक से उतरा हो। उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था। हर मांसपेशी चांदनी में दहकते हुए पिघले सोने जैसी आभा बिखेर रही थी। उसकी अयाल और पूंछ ऐसे झिलमिला रहे थे, मानो उनमें अनगिनत सुनहरी तारें बुनी हों, और उसकी आंखें रत्नों की तरह चमकती हुई किसी प्राचीन रहस्य की पहरेदारी कर रही थीं। राजकुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने जीवन में, यहाँ तक कि अपने सबसे साहसी सपनों में भी, ऐसा स्वर्णिम घोड़ा कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने कांपते हाथों से उस घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा। घोड़ा शांति से खड़ा रहा। उसकी गर्म सांसें ठंडी हवा में भाप बनकर तैर रही थीं, जैसे वो राजकुमार को अपना स्वीकार दे रहा हो। उसने सावधानी से घोड़े की लगाम खोली, मन ही मन लोमड़ी का धन्यवाद किया और बाहर निकलने को ही था कि घुड़साल के एक छायादार कोने से कुछ चमक उसकी नजर में आ गई। वहां ठीक लोमड़ी के बताए अनुसार 2 जीनें रखी हुई थीं। एक तो पुरानी फटी सी चमड़े की जीन थी, जो इतनी साधारण और टूटी फूटी दिख रही थी जैसे किसी ने उसे कबाड़ समझकर वहीं छोड़ दिया हो। और उसके पास ही रखी थी दूसरी, एक अद्भुत चमचमाती सोने की जीन, जिस पर हीरे, मोती और रंग बिरंगे रत्न ऐसे जड़े थे कि वो किसी देवताओं की बनाई कलाकृति लग रही थी। उसकी बारीक नक्काशी और तेज चमक ने घुड़साल की अंधेरी दीवारों को भी रोशन कर दिया था। राजकुमार की नजरें उस जीन पर ठहर गईं। लोमड़ी की चेतावनी उसके मन में गूंज रही थी, रुको, सोने की जीन को छूना भी मत। लेकिन सोने के घोड़े की शाही शान और उस जीन की लुभावनी सुंदरता देखकर उसका दिल डगमगा गया। उसने खुद से कहा, इतने भव्य घोड़े पर यह पुरानी फटी हुई जीन कैसे जंचेगी? इस पर तो यही सोने की शानदार जीन ही शोभा देगी। शायद लोमड़ी ने इस बार जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतने को कहा। आखिर इतनी सुंदर चीज को छूने से भला क्या अनहोनी हो सकती है? एक बार फिर किस्मत का इम्तिहान राजकुमार के सामने था और लोमड़ी की साफ साफ कही चेतावनी उसके कानों में गूंजती रही, मगर इस बार भी सुंदरता और लालच ने उसकी समझदारी पर पर्दा डाल दिया।
उसने पुरानी फटी हुई चमड़े की जीन को तिरस्कार से छोड़कर वो चमकती रत्नों से जड़ी सोने की जीन उठाई, जिसकी हर किरण मानो उसके दिल को खींच रही थी। धीरे धीरे धड़कते दिल और कांपते हाथों से उसने सोने की जीन घोड़े की पीठ पर कसनी शुरू की। पर जैसे ही सोने की वो चमकदार जीन घोड़े को छूती है, घोड़ा जोर से कान फाड़ देने वाली हिनहिनाहट के साथ उछल पड़ा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि घुड़साल की दीवारों से टकराकर गूंजती हुई पूरे किले में फैल गई, जैसे रात का सन्नाटा चकनाचूर हो गया हो। घोड़े का अचानक ये शोर मानो सोने की जीन के जादू के टूटने या उसके भार से उपजा था। उसी पल किले के हर कोने में सोए हुए पहरेदार और नौकर चाकर चौकन्ने हो गए। पल भर में हर ओर हलचल मच गई। उनके पैरों की थापें और फुसफुसाहटें गलियारों में गूंजती हुई घुड़साल तक पहुंची। राजकुमार ने घबराकर घोड़े पर कसाव ठीक करने की कोशिश की ही थी कि दर्जनों सिपाही मशालों की लौ के साथ घुड़साल के विशाल दरवाजे से भीतर घुस आए। उनकी आंखों ने तुरंत सोने के घोड़े के पास खड़े उस अजनबी युवक को पहचान लिया। वो उनके खजाने पर हाथ साफ करने आया चोर था। उन्होंने बिना वक्त गवाए उसे चारों ओर से घेर लिया। तलवारों की नोकें उसकी ओर बढ़ीं और एक पल में राजकुमार के हाथ पीछे की ओर मरोड़कर रस्सियों से कसकर बांध दिए गए। उस क्षण राजकुमार का चेहरा शर्म और पछतावे से झुक गया। लोमड़ी की चेतावनी, सोने की जीन को छूना भी मत, उसके मन में बिजली सी कौंधी और उसे अपनी मूर्खता पर गहरा पछतावा हुआ। मगर अब पछताने से क्या होता? फिर से वही गलती, फिर से वही नतीजा, मुसीबत और कैद। सिपाही उसे घसीटते हुए घुड़साल से बाहर ले गए। मशालों की रोशनी में उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। गलियारों से गुजरते हुए वे सीधे राजकुमार को सोने के घोड़े के किले के राजा के सामने ले आए। राजमहल के विशाल कक्ष में बैठा राजा, सोने के आभूषणों से सजा हुआ, अपने सिंहासन से क्रोध से जलती आंखों से राजकुमार को ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। उसकी भौहें तनी हुई और चेहरा ऐसा कि मानो वो किसी भी क्षण अपना निर्णय सुना देगा। राजा ने क्रोध से पूछा, कौन हो तुम और मेरे महल में घुसकर मेरे सोने के घोड़े को चुराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसकी आवाज ने मानो पूरे दरबार की हवा को थर्रा दिया। राजकुमार, जिसका दिल डर और शर्म से कांप रहा था, फिर भी मौत से दो बार जूझ चुके योद्धा की तरह सीधा खड़ा रहा और साहस जुटाकर अपनी पूरी कहानी बयान कर दी। उसने बताया कि वो किस राज्य का राजकुमार है, कैसे सोने की चिड़िया उनके बाग के सोने के सेब चुरा ले गई, कैसे उसे पकड़ते हुए वो पहले किले के राजा के हाथों कैद हुआ और फिर उसकी जान बख्श देने के बदले ये सोने का घोड़ा लाने की शर्त मानकर यहाँ आया। दरबार में सन्नाटा छा गया और राजा की तीखी निगाहें अब गहरी सोच में बदल गईं। उसे लगा कि ये युवक सच बोल रहा है, लेकिन उसकी गरिमा को ठेस पहुंची थी, क्योंकि राजकुमार ने बिना इजाजत उसके महल में प्रवेश किया और उसके सबसे कीमती खजाने को छूने का दुस्साहस किया। राजा का चेहरा फिर से कठोर हो गया और वो बोला, तुम्हारी कहानी चाहे सच हो, पर मेरे महल में चोरी करना अक्षम्य अपराध है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर उसने गंभीर स्वर में ऐलान किया, तुम्हारे अपराध के लिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। ये सुनते ही राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी सांस जैसे अटक गई। उसे अपनी किस्मत पर अफसोस हुआ और लोमड़ी की चेतावनी याद आई, लेकिन अब पछताने का कोई लाभ नहीं था। तभी जैसे पिछले राजा ने किया था, वैसे ही इस राजा के चेहरे पर भी थोड़ी नरमी आई। उसने कहा, तो फिर भी मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो तो न सिर्फ तुम्हारी जान बख्श दूंगा, बल्कि ये सोने का घोड़ा भी इनाम में तुम्हारा होगा। राजकुमार की बुझी हुई आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। उसने कांपती आवाज में पूछा, महाराज, आपको क्या चाहिए? मैं क्या ला कर दूं? राजा ने अपने सिंहासन से झुककर धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, यहां से कुछ ही दूरी पर एक अद्भुत सोने का महल है। उस महल में एक राजकुमारी रहती है जिसकी सुंदरता की चर्चा चारों दिशाओं में है। अगर तुम उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी और यह सोने का घोड़ा तुम्हारा होगा। यह सुनकर राजकुमार के हृदय पर मानो बोझ आ गिरा। अब उसे एक और भी कठिन और खतरनाक चुनौती का सामना करना था, एक जीवित इंसान को दूसरे राजा के लिए लाना, और वो भी उस महल से जो सोने का बना हुआ था। लेकिन उसकी जान दांव पर थी, इसलिए उसने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, उसे यह शर्त माननी ही होगी। राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए राजा के सामने सिर झुका दिया। ठीक है महाराज, मैं आपकी शर्त मानता हूं। मैं उस राजकुमारी को आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करूंगा।
यह कहकर उसने अपने दिल की धड़कनों को थामने की कोशिश की, पर अंदर ही अंदर डर की लहरें उठ रही थीं। सोने के घोड़े के किले का भारी फाटक पीछे छूट चुका था, पर उसके मन पर उस राजा का कठोर निर्णय किसी बोझ की तरह दबा था। राजकुमार जानता था कि अब की बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और सिर्फ वही चतुर लोमड़ी है जो इस बार भी उसे मुसीबत से निकाल सकती है। वह तेज कदमों से जंगल की पगडंडी पर चला। पत्तों की सरसराहट और रात की हवा का ठंडा झोंका उसके बेचैन मन को और परेशान कर रहा था। थोड़ी दूर आगे चांद की रोशनी में जैसे कोई आकृति चमकी। हाँ, वही लोमड़ी थी, पहले से ही उसका इंतजार करती हुई, मानो उसे सब कुछ पहले से ही पता हो। राजकुमार उसकी ओर भागा, उसकी आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। लोमड़ी ने गहरी निराश निगाहों से उसकी ओर देखा। उसके कान हल्के से झुके हुए थे और आवाज दुख से भारी थी। देखो राजकुमार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मेरी बात मानना। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि उस सोने की जीन को मत छूना, लेकिन तुम फिर लालच के शिकार हो गए। सुंदरता ने तुम्हें अंधा कर दिया और अब देखो तुम फिर मुसीबत में हो। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो सोने का घोड़ा तुम्हारा होता और तुम आजाद होते। राजकुमार ने शर्म से सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। लोमड़ी रानी, मुझे माफ कर दो। मैं उस चमक को देखकर खुद को रोक नहीं पाया। अब दूसरा राजा भी मेरी जान लेने पर तुला है। उसने कहा है कि अगर मैं उसके लिए सोने के महल की राजकुमारी नहीं लाया तो वह मुझे फांसी दे देगा। ये मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बच नहीं पाऊंगा। कृपया मुझ पर दया करो और बताओ कि मैं उस राजकुमारी को कैसे पा सकता हूं। लोमड़ी ने राजकुमार की बेचैनी और पश्चाताप से भरी आंखों में गहराई से झांका। उसने महसूस किया कि इस बार राजकुमार सचमुच संकट में है। उसकी जान का सवाल है। पिछले 2 मौकों पर उसकी नादानियों ने लोमड़ी को निराश किया था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं दया भी थी। उसने धीरे से सांस छोड़ी और गंभीर स्वर में कहा, ठीक है राजकुमार, मैं तुम्हें इस बार भी माफ करती हूं, लेकिन याद रखो ये आखिरी मौका है। अगर अब भी तुमने गलती की तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ये काम पहले के दोनों कामों से कहीं ज्यादा कठिन और खतरनाक होगा। जरा सी चूक भी तुम्हारी जान ले सकती है। राजकुमार ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। लोमड़ी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए आगे समझाया, अब ध्यान से सुनो राजकुमार, मैं तुम्हें सोने के महल के पास ले जाऊंगी। वहां पहुंचकर तुम्हें महल के पिछवाड़े या किसी पेड़ की ओट में छिपकर बैठना होगा ताकि कोई तुम्हें देख ना सके। शाम के समय उस महल की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ तालाब पर नहाने आएगी। वह इतनी सुंदर होगी कि उसकी सुंदरता देखकर तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, जैसा कि उस राजा ने बताया था। लोमड़ी की आवाज अब और भी गंभीर हो गई। जैसे ही राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए उतरे या उसके पास खड़ी हो, तुम्हें बिना हिचकिचाए आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना है। जैसे ही तुम उसका हाथ छूओगे, जादू होगा। वह बिना कोई सवाल किए तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। वह विरोध नहीं करेगी, न ही रोकेगी। लेकिन लोमड़ी ने सख्त स्वर में कहा, अब सबसे जरूरी बात सुनो राजकुमार, जब वह तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तब उसे तुरंत वहां से ले आना। उसे बिल्कुल भी वापस महल में जाने मत देना, एक भी पल के लिए नहीं, ना किसी बहाने से। वह तुमसे कहेगी कि उसे अपने माता पिता से मिलकर आना है या अपनी चीजें लेनी है। वह शायद रो भी देगी या इतनी मीठी आवाज में विनती करेगी कि तुम्हारा दिल पसीज जाए। लेकिन चाहे जितनी प्यारी बातें करे या आंसू बहाए, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है। अगर तुमने उसे एक पल के लिए भी महल में कदम रखने दिया तो जादू टूट जाएगा, और फिर इस बार तुम्हारी जान बचाना भी शायद मेरे बस में नहीं होगा। चतुर लोमड़ी ने राजकुमार को अपनी पूंछ पर बिठाकर मैदानों और जंगलों को चीरते हुए हवा की रफ्तार से उड़ान भरी, पेड़ों की चोटियों के पार, नदियों की लहरों के ऊपर, और आखिरकार उसे उस सोने के महल के पास उतारा जो दूर से ही सूरज की रोशनी में जगमगाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के बीच कोई स्वप्न महल उतरा हो। लोमड़ी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और गहरी गंभीर आवाज में बोली, याद रखना, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। राजकुमारी चाहे आंसुओं से विनती करे या अपने मधुर स्वर से तुम्हारा मन डगमगाए, उसे महल के दरवाजे के भीतर एक कदम भी रखने मत देना, वरना सब नाश हो जाएगा। इतना कहकर वो हवा की तरह गायब हो गई और राजकुमार अपने सीने में धड़कते दिल के साथ अकेला खड़ा रह गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी भींची और खुद से फुसफुसाया, इस बार कोई गलती नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो। महल की चारों ओर फैले सुनहरे बागों और ऊंचे शिखरों को देखकर उसकी आंखें कुछ पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गईं,
पर उसने तुरंत नजरें झुका लीं और एक विशाल पेड़ की आड़ में जाकर छिप गया। समय धीरे धीरे रेंगता रहा। आसमान का नीला रंग गहरा होकर नारंगी हुआ, फिर लालिमा में बदलने लगा। तभी महल के विशाल फाटक चरमरा कर खुले और उसकी सांसें थम गईं। कुछ दासियां हंसती बोलती बाहर निकलीं। फिर उनके बीच से प्रकट हुई वो राजकुमारी, जिसकी सुंदरता ने मानो सूर्य की अंतिम किरणों को भी मात दे दी। उसकी चाल में ऐसी नजाकत थी मानो धरती पर कोई अप्सरा उतर आई हो, और उसके बाल सुनहरे महल की तरह चमकते हुए उसके कंधों पर बिखरे थे। राजकुमार की आंखें उस पर ठहर गईं, पर उसके कानों में लोमड़ी की चेतावनी गूंज रही थी, और उसने धीरे से खुद को समझाया, यही है वो, और यही मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है। सांझ के झिलमिलाते उजाले में जब सोने का महल डूबते सूरज की किरणों से पिघले हुए सोने सा चमक रहा था, तभी महल के भीतर से मधुर हंसी की आवाजें गूंजने लगीं और राजकुमारी अपनी सहेलियों के संग तालाब की ओर चली आ रही थी। उनकी चूड़ियों की छनक और पायल की झनकार मानो बगीचे की खामोशी को गीत में बदल रही थी। बड़े पेड़ की आड़ में छिपा राजकुमार अपनी धड़कनों को थामे हर कदम पर नजर गड़ाए हुए था। यही उसका मौका था, उसका सबसे बड़ा इम्तिहान। तालाब के किनारे पहुंचते ही पानी की लहरें आसमान के नारंगी रंग को जैसे थामने लगीं, और उसी पल राजकुमार ने हिम्मत बटोरी, अपनी छिपने की जगह से छलांग लगाई और बिजली की तरह आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी और उसकी सहेलियां एक पल को सन्न रह गईं। उनकी आंखों में आश्चर्य और हवा में एक अद्भुत खामोशी फैल गई। लेकिन जैसे ही उसका हाथ राजकुमार की पकड़ में आया, एक अनकहा जादू हुआ। उसकी आंखों की चमक कोमल हो गई, चेहरा शांत और भाव बदल गए, मानो उसे उसी पल अपना भाग्य समझ आ गया हो। राजकुमारी ने राजकुमार की ओर देखकर मधुर स्वर में कहा, राजकुमार, अब जब तुमने मेरा हाथ थाम लिया है तो मैं बिना किसी सवाल के तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे तुम मुझे जहां भी ले जाओ। राजकुमार का दिल राहत और उत्साह से भर उठा। लोमड़ी की बात सच साबित हो रही थी। लेकिन तभी राजकुमारी ने मधुर स्वर में कहा, पर कृपया मुझे बस एक पल के लिए महल के भीतर जाने दो। मैं अपने माता पिता से मिल लूं, उन्हें बता दूं कि मैं जा रही हूं, बस एक क्षण के लिए। वही क्षण था जिसे लोमड़ी ने खतरे का नाम दिया था। राजकुमार का मन डगमगाया, उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाला और गहरी सांस लेते हुए दृढ़ आवाज में कहा, नहीं राजकुमारी, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी महल में वापस नहीं जाने दे सकता। हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। और इस तरह छोटे राजकुमार ने लोमड़ी की आखिरी चेतावनी दिल में उतारकर राजकुमारी का हाथ थामे सोने के महल से निकलने की ठानी। लेकिन चारों ओर फैला सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा लग रहा था, मानो सुनहरी दीवारें उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हों और परछाइयों में कोई अनजाना खतरा घात लगाए बैठा हो। पर दोस्तों, क्या राजकुमार सच में लोमड़ी की बात मानकर बच पाएगा, या एक पल की दया सब कुछ बदल देगी? सोने के महल की परछाइयों में कौन सी नई चालें छिपी हैं? क्या ये कदम उसे सोने का घोड़ा और चिड़िया दिलाएगा, या हमेशा के लिए बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा? अभी तक जो देखा वो तो बस शुरुआत थी, असली खतरा तो अब सामने आने वाला है। इसी सवाल के साथ हम मिलेंगे कहानी के अगले भाग में, इसलिए अगले भाग का इंतजार जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि इस कहानी का अंत बेहद शानदार है, जहां कुछ छुपे हुए चेहरे और अनकहे किस्से आपके सामने आएंगे जो आपको चौंका देंगे। तो जुड़े रहिए और अगला भाग जरूर सुनिए। तब तक अपना और अपनों का बहुत ही ख्याल रखिए। नमस्कार।